हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम हायर एजुकेशन जो हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट 10 है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारा क्लास 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर ले चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमांक, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये पूरा जो मटेरियल है वो पूरा हिंदी में है, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। आज हम इससे रिलेटेड सब एक एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पुट अप किए जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफ़ी पुराना है। 19वीं शताब्दी है जब वायसराय लॉर्ड मकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थी। तो जो वायसराय यानी लॉर्ड मकाले थे, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अपनी कुछ सिफारिशें रखी। तो सबसे पहले जो उच्च शिक्षा की बात की थी वो किसने की थी? लॉर्ड मकाले ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत सन 1857 में कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई। पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा पेपर में आता ही है कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के उपरांत 1857 में कौन कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई थी। जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की विश्वविद्यालयों की जो स्थापना की गई, वो जो लंदन में जो विश्वविद्यालय था उसके अकॉर्डिंग यानी उसके नमूने को देखकर की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1913 से 1921 तक 6 आवास एवं शिक्षण समन्वित विद्यालयों की स्थापना हुई। सन 1920 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1920 में किसने मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो उनका नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान। कहाँ पर की? अलीगढ़ में की। कब की? 1920 में की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1918 में हैदराबाद के निजाम में उस्मानिया विश्वविद्यालय स्थापित किया। उसमें उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया। तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर उच्च शिक्षा का माध्यम उर्दू रखा गया? तो उसको क्या कहेंगे? उस्मानिया विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कब किया गया? 1918 में। आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए कि माध्यम क्या था वहां पे उच्च शिक्षा का? उर्दू। किस सन में था? 1918 में था। और वो जो स्कूल था यानी विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या था? तो उस्मानिया विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की 1925 में स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पड़ा। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड थी जो कब स्थापित हुई? 1925 में। उसका नाम बाद बदल के क्या रख दिया गया? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी इसके क्या हुआ कि इसके बीच में जो शैक्षिक थी, सांस्कृतिक थी, संबंधित क्षेत्रों से सूचना का आदान प्रदान और विश्वविद्यालयों में होने लगा। स्वतंत्रता उपरांत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो उच्च शिक्षा थी, जो हायर एजुकेशन थी, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। ठीक, तो अब हम देखेंगे चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। फर्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से विकसित किए गए थे। तो ब्रिटिश भारत में जो वैज्ञानिक थे वो किस लिए विकसित हुए? कि वो क्या करें? ज्ञान का प्रसार करें, नॉलेज को और बढ़ाएं।
नेक्स्ट पॉइंट है, ईसाई मशीनरियों को देश में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1917 में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? हिंदू कॉलेज। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। कब किया गया? 1817 में, जो बाद में वर्ष 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। और वही जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था उसको बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया और 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। फिर वो जो कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। कब मिला? 2010 में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 1813 में स्थापित एल्फिस्टोन रिपोर्ट। एल्फिस्टोन रिपोर्ट में जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई। एल्फिस्टोन संस्थान बम्बई के वर्ष 1834 में स्थापित किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एल्फिस्टोन संस्थान था वो कहाँ स्थापित किया गया? तो वो बम्बई में स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1834 में किया गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, PYQ है। जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया था। यह बम्बई विश्वविद्यालय के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है। ये बम्बई का सबसे पुराना कॉलेज है। कौन सा? एल्फिस्टोन संस्थान। ठीक है। सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मकाले, जो कि 1835 ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन किया जो कि धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हो। लॉर्ड मकाले ने बोला कि जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, यानी उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सदियों पुराने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो तथा पश्चिमी दुनिया के शिक्षा पद्धति के समान ही इस तरह उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी। तो लॉर्ड मकाले ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। उन्होंने बोला कि जो शिक्षा प्रणाली हो, शिक्षा प्रणाली का अनुमोदन ऐसे किया जाए कि जो कि धर्मनिरपेक्ष हो और वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट में प्राच्यवादी यानी ओरिएंटल पश्चिमी विद्वानों द्वारा भारतीय या पूर्व सभ्यता के संदर्भ में उपयोग किया गया शब्द देसी शिक्षा के बजाय पाश्चात्यवाद अंग्रेजी शिक्षा अपनाने का पुरजोर समर्थन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जिसकी औपनिवेशिक सरकार निचले दर्जे की नौकरियों पर रख सके ताकि शासन करना आसान हो सके। वो चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वो पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, और अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको नौकरियां भी कैसी मिलेंगी? निचले दर्जे की। तो यहाँ पे हमें जो मजदूर होंगे वो कम पैसे में काम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को लागू किए जाने को ब्रिटिश सरकार की सचेत नीति के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत भारत की देशीय शिक्षा प्रणाली को ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से प्रतिस्थापित किया गया ताकि अंग्रेजी शासन की जड़ों को मजबूत किया जा सके। ये इसीलिए किया गया कि जो अंग्रेज लोग थे उनकी जो जड़ें थी उनको मजबूत किया जाए। जो भारतीय थे उनको अंग्रेजी ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की गई, मगर वो अंग्रेजी नहीं जानते थे तो वो कैसे पढ़ ले। उनको अपनी जो मातृभाषा थी उससे दूर किया गया और उन्हें ऐसी नौकरियां दी गई जो निचले दर्जे की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। तो अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा किसने दिया? जनरल लॉर्ड विलियम ने। कब दिया? 1837 में दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा अनिवार्य बन गई। निचले दर्जे की उनको नौकरियां इसलिए मिलती थी क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। और अंग्रेजी आती क्यों नहीं थी? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो अंग्रेजी को सीखें। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो उन्हीं को मिलेंगी जो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा को पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं और बोलना जानते हैं। ठीक है। हालांकि इस पहल को मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर निर्देशित किया गया। सबसे पहले बोला गया कि प्राइमरी क्लासेस में और अपर प्राइमरी क्लासेस में हम अंग्रेजी को लाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच वर्ष 1954 में स्थापित की गई थी। तो वुड डिस्पैच कब स्थापित हुआ? 1954 में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। तो जो वुड डिस्पैच नीति थी, यानी कि जो वुड डिस्पैच जो नीति बनाई गई वो उच्च शिक्षा के लिए पहली नीति बनाई गई थी। इसको ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा गया। इंपॉर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा गया?
इसको वुड डिस्पैच सूर चार्ल्स वुड के नाम पर कहा जाता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इसमें सरकार से प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा पर बल देने के लिए कहा गया। सरकार से बोला गया कि आप प्राइमरी क्लासेस में और जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें आप क्या करें, बल दें, यानी कि जोर दिया जाए। वुड डिस्पैच ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए अनुदान यानी ग्रांट इन एड की अनुशंसा की। इसने शिक्षण अनुदेश का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के लिए मातृभाषा होने की अनुशंसा की। उन्होंने बोला जो इंस्ट्रक्शन होगा, जिस माध्यम से हम पढ़ाएंगे, तो जो माध्यम उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में हम अंग्रेजी से पढ़ाएंगे और जो हमारी प्राइमरी क्लासेस है उसमें उनको मातृभाषा से पढ़ाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस दस्तावेज को जन शिक्षा मास एजुकेशन की दिशा में बड़ा कदम माना गया है। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 1857 में ब्रिटिश भारत में मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हंटर आयोग, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने वर्ष 1882-83 में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के पृथकीकरण यानी सेपरेशन पर बल दिया। उसने बोला, हंटर कमीशन ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन है उसको सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए। इसमें यह प्रस्तावित किया गया कि कॉलेजों का संबंध यानी एफिलिएशन विश्वविद्यालयों से किया जाए। जो कॉलेज है उसको विश्वविद्यालय से एफिलिएट किया जाए ताकि उच्च शिक्षा को मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आयोग ने सरकार की महिला शिक्षा पर भी बल देने को कहा। हंटर आयोग ने बोला कि हम महिलाओं की शिक्षा पर भी बल देंगे। ठीक है, महिला भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि पुरुष। तो हंटर आयोग ने बोला कि हम महिलाओं पर भी बल देना चाहते हैं, महिलाओं को भी पढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को भी उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि महिलाओं की शिक्षा की बात किसने की थी, तो हंटर कमीशन। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझते हुए थॉमस की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। इसके अभिलेख में ब्रिटिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों की जांच करना, उन पर विचार करना तथा कार्य में सुधार करना आदि सम्मिलित था। तो लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के महत्व को समझा, जाना और उन्होंने क्या किया, थॉमस की अध्यक्षता में 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, नियुक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी अनुशंसा के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1904 में। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन काउंसिल, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी राष्ट्रीय नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की गई। कई संस्थान आरंभ किए गए जिनमें से एक स्वतंत्रता के बाद जादवपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। इंपॉर्टेंट है जादवपुर विश्वविद्यालय। यहाँ पर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के साथ साथ भारतीय परंपराओं एवं संस्कृति के ज्ञान के प्रचार के लिए शांति निकेतन नामक एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जो कि बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने किस ज्ञान का प्रसार किया और उन्होंने कौन सा शिक्षा केंद्र स्थापित किया, तो कौन सा, शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी और कहाँ पर था ये, बंगाल में बीरभूम जिले में स्थित था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1910 में श्री गोपाल कृष्ण खोगले ने यह अनुशंसा की विद्यालयों को विश्वविद्यालयों के प्रबंधन से नियुक्त किया जाए और इसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाए। उन्होंने बोला कि जो विद्यालय हैं उनमें जो विश्वविद्यालय अपना कंट्रोल कर रहे हैं उनको मुक्त कर दिया जाए और उनका कंट्रोल किसको दिया जाए, सरकार को दिया जाए। ठीक है। किसने कहा, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1913 में सरकार की शिक्षा नीति में यह अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए।
हर एक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। 1913 में ऐसी नीति लागू करने की अनुशंसा की गई। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थिति और संभावनाओं के बारे में जांच के लिए सैडलर आयोग नियुक्त किया। 1917 में सरकार ने बोला कि हम एक आयोग नियुक्त करेंगे जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, उसकी संभावनाएं हैं, उसको जांचेगी और हमें रिपोर्ट देगी। ठीक है, तो सैडलर आयोग नियुक्त किया गया जिसकी अनुशंसाओं पर राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन हुआ क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हम दोनों देखेंगे। इसमें डिग्री कॉलेज और मध्यम शिक्षा के पृथक्करण की सिफारिश की गई और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के चयन के लिए एक विशेष चयन समिति का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम चलाने चाहिए, ऑनर्स कोर्स एवं पास कोर्स। ऑनर्स कोर्स को पाठ्यक्रम अधिक कठिन होता है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोर्स करने के पश्चात छात्रों को कुछ विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। जब हम ऑनर्स कोर्स कर लेते हैं तो हमें क्या होता है कि एक विषय के प्रति हमें विशेषज्ञता आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे हरतोक समिति, हरतोक कमेटी। हरतोक समिति द्वारा वर्ष 1929 में विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। हरतोक कमेटी के लिए बोला गया कि आप जो विश्वविद्यालय हैं उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी है, उसमें आप सुधार करिए। ठीक है, इसलिए इसको लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केब की स्थापना की अनुशंसा की गई जो वर्ष 1935 में स्थापित किया गया था। केब को सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? 1935 में। ठीक है, और तब से अस्तित्व में है। तो केब सबसे पहली बार जब स्थापित हुआ था तो वो सन कौन सा है? 1935 है, और तब से वो अभी तक क्या है? अस्तित्व में है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सप्रू समिति, सप्रू कमेटी। सप्रू समिति वर्ष 1934 में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो सप्रू कमेटी थी वो किस लिए नियुक्त की गई थी? बेरोजगारी के कारणों का पता लगाने के लिए कि जो बेरोजगारी है वो क्यों है, किन कारणों से बेरोजगारी आ रही है। ठीक है, तो इन कारणों को पता लगाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? सप्रू कमेटी का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अबूट-वुड रिपोर्ट। अबूट-वुड रिपोर्ट वर्ष 1937 में आई। ये कब आई थी? 1937 में। इसमें यह अनुशंसा की गई कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो अबूट-वुड रिपोर्ट ने बोला कि जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर जो उच्च शिक्षा है, शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार एक नए प्रकार के तकनीकी संस्थान, पॉलीटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ किए गए। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि इसमें कौन कौन से नए प्रकार के तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए और ये कब आया? तो ये कब आया? 1937 में आया। और इसने जो तकनीकी संस्थान आरंभ किए वो कौन से थे? पॉलीटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण। ठीक है, इसने बोला कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वर्धा शिक्षा योजना वर्ष 1937 में आरंभ की गई थी। इससे नई तालीम या मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम के रूप में भी जाना जाता है। इसकी और क्या नाम है? वर्धा एजुकेशन इसका नाम है। एक नाम है इसका नई तालीम, मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम। ये सभी क्या है? इसके नाम हैं। इसको अनेकों नाम से जाना जाता है। इन सभी को आपको याद करना है, किसी भी नाम को उठा करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस योजना को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति के रूप में एक निश्चित आकार दिया गया। तो इस योजना को किसकी अध्यक्षता में प्रिपेयर किया गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा का गांधीवाद दर्शन शास्त्र एक गतिशील अवधारणा है। यह अवधारणा व्यक्ति की जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यह मांग की गई कि शिक्षा प्रारंभ के 7 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। तो जो वर्धा एजुकेशन है उसमें बोला गया कि जो बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो वो 7 साल तक उनको निःशुल्क दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को शिक्षा देंगे और वहाँ तक अनिवार्य होनी चाहिए, सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि प्राइमरी तक हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। तो जो बच्चे प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनका जो माध्यम होगा वो क्या होगा? मातृभाषा, उनकी मदर टंग।
नेक्स्ट है, इसमें व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षा में शारीरिक श्रम पर भी बल दिया गया। बोला गया कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बताया जाए, उनके जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी कराई जाए। ठीक है, तो इन सब पर किसने बात की? वर्धा एजुकेशन ने। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 को शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसको युद्ध के बाद भारत में शैक्षिकी योजना विकास भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दी गई। इस अवधि में उच्च शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ। तो 1935 में उच्च शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स प्रस्तावित किया गया। तो जो यूजीसी की स्थापना थी, तो जो सार्जेंट रिपोर्ट आई थी उसमें बोला गया कि हम यूजीसी की स्थापना करेंगे, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हमें स्थापना करनी चाहिए। और जो डिग्री कोर्स होगा वो कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।